लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार WPI में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत वृद्धि की गई। यहां बात हो रही है WPI, आप कहेंगे सर मतलब है थोक मूल्य सूचकांक की, थोक मूल्य सूचकांक बोले तो WPI। याद रखिए सबसे पहले इसका आधार वर्ष, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1999 टू 2000। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से थोक मूल्य सूचकांक या WPI का आधार वर्ष क्या है, ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि पिछले वर्ष में यह थोक मूल्य सूचकांक क्या था, पिछले वर्ष और वर्तमान, इन दोनों में तुलना करेंगे तभी हमारे पास में क्या आएगा, प्रतिशत। और पिछली बार याद रखिएगा 385.83, और अभी की जो आर्थिक समीक्षा आई है 23 और 24 उसके अनुसार याद रखिएगा 387.90। अभी वर्तमान की जो आई है ना उसके अकॉर्डिंग ये है। तो इन दोनों में यानी कि आप देखेंगे कि वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अकॉर्डिंग पिछले के बजाय इस बार वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि कितनी है 2.07, कितनी है 2.07, और हमें यहां वृद्धि प्रतिशत में बतानी है। तो याद रखिएगा ये जो वृद्धि है कितने प्रतिशत हुई है 0.54%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो बात हुई थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष है 1999 टू 2000। पूछा गया था कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि याद रखिएगा 2.07, लेकिन प्रतिशत की बात करेगा तो याद रखिएगा 0.54%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने अगला देखिए अगला क्या पूछा जा रहा है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कुल प्रतिवेदित भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है। देखिए चर्चा है यहां कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा आई है अभी 2023 और 24 के अनुसार, इसके अनुसार कुल प्रतिवेदित भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, लीजिए यानी कि जो कुल प्रतिवेदित भू उपयोग है इसके अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत, तो याद रखिएगा वो है आपके 53.74%। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा ए इज करेक्ट आंसर। कुल जो प्रतिवेदित भू उपयोग है उसमें याद रखिएगा सर्वाधिक भाग पर भी क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और वो कितना है 53.74। और ये जो आंकड़ा है याद रखिएगा कुल प्रतिवेदित भू उपयोग, और याद रखिएगा ये आंकड़ा जारी कौन करता है, भू उपयोग सांख्यिकी। ठीक है, भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार याद रखिएगा राजस्थान के अंदर शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना है 53.74, याद रखिएगा। जबकि आपको पूछ ले कुल प्रतिवेदित भू उपयोग में बंजर भूमि, राजस्थान में बंजर भूमि कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 10.39%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 53.74, बंजर भूमि पूछे तो याद रखिएगा 10 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 39%। ठीक है, और जबकि आपको पूछ ले वानिकी कुल प्रतिवेदित भू उपयोग में वानिकी कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 8.09%। तो तीन खास बिंदु याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि और वानिकी, ये तीन प्रकार के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना है, यानी कि जो कुल दलहन है उस कुल दलहन के अंदर राजस्थान का देश में योगदान कितना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दलहन उत्पादन में एक तो क्वेश्चन बनता है देश में स्थान कौन सा है, देश में स्थान। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनेगा देश में योगदान कितना है। दो प्रकार के ये अलग अलग क्वेश्चन है, समझे। एक तो क्वेश्चन है कि दलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, और एक क्वेश्चन बनता है कि कुल दलहन उत्पादन में देश में योगदान कितना है। ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए देश में स्थान की बात होगी तो याद रखिएगा राजस्थान अपना
देश में कुल दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। देश के अंदर कुल दलहन का राजस्थान का कितना योगदान, तो याद रखिएगा 14.51%। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी याद रखिएगा बाजरा और सरसों, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बाजरा और सरसों उत्पादन के अंदर देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रथम, यानी कि पहला, देश में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। बाजरा व सरसों उत्पादन के अंदर देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, याद रखिएगा प्रथम स्थान है। अच्छा, बाजरा का योगदान पूछे कि देश के अंदर योगदान कितना है, तो याद रखिएगा बाजरा का जो योगदान है वो तो है आपके सामने 38.98%, जबकि सरसों का योगदान यदि पूछा जाए तो 46.63%। तीनों प्रकार के अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। दलहन उत्पादन के अंदर देश में राजस्थान का तीसरा स्थान है, योगदान है 14.51। बाजरा और सरसों के अंदर देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बाजरा का योगदान है 38.98%, जबकि सरसों का है, याद रखिएगा 46.63%। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, अगला पूछा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राज्य में भूजल उपलब्धता के अनुसार सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं। यह भी एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कुल भूब्लॉक कितने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही आएगा, कुल ब्लॉक। ठीक है, पूछा जाएगा कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं, तो याद रखिएगा कुल जो ब्लॉक हैं वो है 302। यदि यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राज्य में कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं, तो याद रखिएगा 302। इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको पूछा जाए सुरक्षित ब्लॉक, और यहां पर जैसा आपके सामने पूछा गया कि सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, याद रखिएगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लवणीय यदि पूछ ले आपको कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राज्य में भूजल उपलब्धता के अनुसार लवणीय ब्लॉक कितने हैं, तो आप याद रखिएगा 3। लवणीय ब्लॉक कितने हैं, 3। सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, याद रखिएगा 38। दोनों ही बड़े अच्छे और बड़े शानदार से क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में दुग्ध उत्पादन 1000 टन के अनुसार कितना हो गया है, यानी कि दुग्ध उत्पादन कितना 1000 टन हो गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। और यहां ऑप्शन में देखिए 240,000 टन है, 33,307 टन है, 161,000 टन है, या फिर 2,761,000 टन है। बताइए दुग्ध उत्पादन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने, दुग्ध उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान बताइए, दुग्ध उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है। दूसरा, राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, दुग्ध उत्पादन कितना हो गया है, तो याद रखिएगा 33,307,000 टन इतना हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, और 240 ये याद रखिएगा ये मांस उत्पादन है, मांस उत्पादन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऊन उत्पादन है 161,000 टन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्या है, ऊन उत्पादन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए पूछा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी। यहां पर देखिए बात हो रही है, सबसे पहले तो आपको बता दें आर्थिक समीक्षा की, और आर्थिक समीक्षा जो है वो है आपके 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन से बिंदु पर चर्चा हो रही है, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि चर्चा जो है वो है आपके पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले तो ये प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला राज्य की कुल आय अपॉन राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल आय अपॉन राज्य की कुल जनसंख्या बराबर क्या आ जाती है, पीसीआई, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट, कौन कौन से। एक तो वो जो प्रति व्यक्ति आय है वो तो एक तो है आपके स्थिर कीमतों पर, आप कहेंगे सर स्थिर कीमतों पर, बिल्कुल, जिसका आधार वर्ष है 2011 और 12 के अकॉर्डिंग। और एक करंट में क्या चल रहा है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जिसे आप कहते हैं प्रचलित कीमत पर। ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं,
यहां पूछा गया है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर मूल्यों पर। तो आप कहेंगे सर स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार वो है आपके सामने 90,831। और प्रचलित कीमतों पर कितनी है तो याद रखिएगा वो है आपके सामने 1,67,964। यहां से ये डायरेक्ट आंकड़ा आ सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय और स्थिर कीमतों पर तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है ए। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर या प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि दर, यहां पर वृद्धि दर से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर कोष्टक के अंदर लिखा हूं आपके सामने वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी, तो याद रखिएगा 6.94%। जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई तो याद रखिएगा 11.49%। लीजिए केवल और केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो आपको यह याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर कितनी है और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, दो ये क्वेश्चन स्थिर कीमत पर वृद्धि दर और प्रचलित कीमत पर वृद्धि दर कितनी है। बस ये आगामी आपके 1 साल तक 4 प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपके सामने ऑप्शन नंबर है ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। देखिए बात वही है, चर्चा आर्थिक समीक्षा की है हो रही है, और आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 और कौन से बिंदु के बारे में, यहां पर एक शब्द दे रखा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। कौन सा है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब आप कहेंगे सर जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त करते हैं तो राज्य की कुल आय अपॉन राज्य की कुल जनसंख्या, उसी प्रकार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त करेंगे तो आपको याद रखना है कि शुद्ध राज्य घरेलू जो उत्पाद है वो आप प्राप्त करेंगे सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है ना, जीएसडीपी जिसे आप कहते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इनमें से आप घटाएंगे मूल्यह्रास और जो आपके सामने आएगा वो आएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर भी दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन कौन सी, एक तो है आपके सामने स्थिर कीमत और एक है आपके सामने प्रचलित कीमत। दो महत्वपूर्ण बातें। स्थिर कीमत का आधार वर्ष वही है आपके सामने, आधार वर्ष 2011-12। ये देख लीजिए जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के अंदर स्थिर कीमत आधार वर्ष है 2011-12, यहां पर भी याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जरूर याद रखें कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एक तो स्थिर कीमत पर और एक अभी करंट में क्या है वो है प्रचलित कीमत पर। ठीक है, यहां पर पूछा कौन सा जा रहा है। ठीक है, तो हम एक तो स्थिर कीमत पर देख लेते हैं और एक प्रचलित कीमत पर। तो आपके सामने है, यहां पूछा गया है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर। सबसे पहले यहां पर है प्रचलित मूल्यों पर, तो आप कहेंगे सर प्रचलित मूल्यों पर है आपके 136,947,7, यानी कि आप ये कह देंगे कि 13,69,477 करोड़। याद रखिएगा पीछे क्या है, करोड़। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13.69 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे भी आंकड़ा एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा इस प्रकार से 13.69 लाख करोड़ का। ठीक है, यह है किस पर, याद रखिएगा प्रचलित कीमत पर। और स्थिर मूल्यों की हम बात करेंगे तो आधार वर्ष आपको बता ही दिया था, आधार वर्ष भी जरूर याद रखिएगा कौन सा है 2011 और 12। तो ये तो हो गया प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, लिखने का तरीका पूरा आंकड़ा भी आ सकता है और आपके सामने इस प्रकार से भी आ सकता है कि 13.69 लाख करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करें स्थिर कीमतों पर तो याद रखिएगा यह है आपके 740,581, यानी कि आंकड़ा आपके सामने करोड़ों में है और यह आपके सामने इस प्रकार से भी आ सकता है 7.4 लाख करोड़। तो ये तो हो जाएगा स्थिर कीमतों पर। लेकिन दो प्रकार के और भी बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और वो है वृद्धि दर। वो है वृद्धि दर। आपको पूछ लेगा कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का इस बार स्थिर कीमतों पर, याद रखिएगा स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने 8.10%। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर है 8.10 और याद रखिएगा प्रचलित कीमतों पर है 12.70%। बस लीजिए ये 4 प्रकार के क्वेश्चन जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आय से थे उसी प्रकार है आपके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से। स्थिर कीमत पर मूल्य याद रखना है, प्रचलित कीमत पर मूल्य याद रखना है, फिर स्थिर कीमत पर वृद्धि दर और प्रचलित कीमत पर वृद्धि दर। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। यहां पर क्या पूछा गया था, प्रचलित कीमत, और आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है वो देखिए। अगला है आपके सामने कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यहां पूछा जा रहा है आपको जीएसडीपी, बोले तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब यहां पर पूछा क्या जा रहा है, स्थिर मूल्यों पर, यानी कि जीएसडीपी। और इसके अंदर भी वही दो प्रकार की विशेष बातें हैं, एक तो स्थिर कीमत पर, और स्थिर कीमत जिसका आधार वर्ष है आपके
2011 और 12, एक तो इसके अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कितनी कीमत है और एक करंट में कितनी है, वर्तमान में प्रचलित प्रचलित कीमत। ये दो प्रकार के विशेष क्वेश्चन है आपके सामने। जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर आपसे पूछा जा रहा है और हो सकता है कि आपको प्रचलित मूल्यों पर भी पूछा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर स्थिर कीमत के आधार पर पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो आंकड़ा हो जाएगा आपके सामने 84,51,15 और ये भी करोड़ है जी, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.4 लाख करोड़, शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ये ऑप्शन में आ जाएगा और या फिर आपके सामने ये ऑप्शन में आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रचलित कीमत की हम बात करेंगे तो ये भी है आपके 152, 83, 85 और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15.28 लाख करोड़, लीजिए इस प्रकार से भी या फिर इस प्रकार से ऑप्शन, ठीक है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। और अगला वही विशेष प्रकार का क्वेश्चन, यदि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों के आंकड़े हैं तो फिर वृद्धि दर भी आपको पूछी जाएगी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के माध्यम से स्थिर कीमत पर कितनी वृद्धि दर है और प्रचलित कीमत पर कितनी है। तो याद रखिएगा स्थिर कीमत पर जो वृद्धि दर है वो है आपके सामने 8.03%, ये वृद्धि दर खास याद रखिएगा। और प्रचलित कीमत पर यदि वृद्धि दर आपको पूछी जाए तो याद रखिएगा 12.56%। लीजिए ये यहां की क्या हो गई, वृद्धि दर, ठीक है। तो देखिए तीन प्रकार के बड़े विशेष बिंदु हमने पढ़े, कौन कौन से। एक तो आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय पीसीआई। अच्छा कैसे याद करते हैं तो वो तो आप देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि राज्य की कुल आय अपॉन राज्य की कुल जनसंख्या। लेकिन एग्जामिनर विशेष तौर पर इन आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा कि स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी, प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी और खास वृद्धि दर कितनी, वृद्धि दर कितनी रही, ठीक है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, स्थिर कीमत पर कितनी, प्रचलित कीमत पर कितनी और इसमें भी खास बिंदु वृद्धि दर जरूर याद रखिएगा। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जीएसडीपी की यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जहां पर स्थिर कीमत कितनी, प्रचलित कीमत कितनी और इसमें वृद्धि दर कितनी, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर पूछा गया था कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना, ठीक है। तो यह आंकड़ा विशेष है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही। अब देखिए यहां पर आपके सामने पूछा भी क्या जा रहा है, जीएसडीपी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और उसमें भी क्या पूछा जा रहा है, प्रचलित कीमत, प्रचलित कीमत यानी कि करंट की, और इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, वृद्धि दर। तो अभी हमने चर्चा की थी कि जीएसडीपी की जब बात आए तो दो बड़ी विशेष बातें हो जाती है, एक तो प्रचलित कीमत और एक हो जाती है स्थिर कीमत। स्थिर कीमत का तो याद रखिएगा आधार वर्ष क्या है, किस आधार पर हम स्थिर कीमत, तो आधार वर्ष है आपके सामने 2011 और 12, ठीक है। और प्रचलित कीमत करंट में। तो यहां पर पूछा ये जा रहा है जीएसडीपी की प्रचलित कीमत पर वृद्धि दर कितनी है, तो आप कहेंगे वो है सर 12.56%, जबकि स्थिर कीमत की बात आएगी तो 8.03%। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राज्य प्रमुख संकेतकों में जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षता कितनी है। यह भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जीवन प्रत्यक्षता, राज्य प्रमुख संकेतकों में जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षता कितनी है, 70.0, 69.4, 97 या 64। आप कहेंगे सर जीवन प्रत्यक्षता यदि राजस्थान की हम बात करें तो वो है आपके सामने, याद रखिएगा 69.4 वर्ष। और साथ में यदि हम तुलना करें भारत की तो याद रखिएगा भारत की जो है, एग्जामिनर क्या करता है कई बार इस प्रकार तुलना से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखिएगा भारत में जो जीवन प्रत्यक्षता है वो है 70 वर्ष, ठीक है, 70 वर्ष याद रखिएगा। यानी कि राजस्थान और भारत की जो जीवन प्रत्यक्षता है उसमें कितना अंतर है यह आप बता देना, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में जीवन प्रत्यक्षता कितनी है तो 69.4 वर्ष और भारत के अंदर है 70 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो हमने जीवन प्रत्यक्षता पढ़ा है ना, इसका जो आधार वर्ष है, किस आधार वर्ष पर बात की है, ये 2016 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 2020, इस आधार वर्ष के आधार पर राजस्थान में जो जीवन प्रत्यक्षता है या भारत में है वो कितनी है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, देखिए आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। देखिए सबसे पहले यहां पर जो चर्चा हो रही है वो है आपके आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार, ठीक है। उसमें भी चर्चा हो रही है आपके सकल राज्य मूल्यवर्धन की, सकल राज्य मूल्यवर्धन। और आप सब जानते हैं कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार जो योगदान है, क्षेत्रवार योगदान यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, उसमें आप तीन नाम पढ़ते हैं। प्राथमिक के अंदर आप पढ़ते हैं कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आप पढ़ते हैं उद्योग और तृतीयक क्षेत्र के अंदर आप नाम पढ़ते हैं सेवाएं। यही तो है। यहां क्या पूछा जा रहा है, यहां पर सबसे पहली बात तो आपको यहां पर देखनी है कौन से मूल्यों पर आधारित, प्रचलित मूल्यों पर, क्योंकि यहां पर आप क्षेत्रवार योगदान देखेंगे कृषि, उद्योग और सेवाओं का तो स्थिर कीमतों पर है,
और प्रचलित कीमतों पर है। स्थिर कीमतों पर तो यानी कि आधार वर्ष मानकर 2011 और 12 में क्या था, और प्रचलित का मतलब है अभी करंट में क्या था। यहां पर चर्चा है सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो क्षेत्रवार योगदान है उसमें प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित मूल्य पर। और याद रखिएगा सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो कृषि, उद्योग और सेवाओं का क्षेत्रवार योगदान है प्रचलित मूल्यों पर वो कितना है, तो देखिए कृषि का जो है वो है आपके, याद रखिएगा 26.72%। अच्छा, उद्योग की बात करेंगे तो याद रखिएगा 28.21%, और सेवाओं की बात करेंगे तो याद रखिएगा 45.07%। सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार योगदान, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और तृतीयक क्षेत्र कौन सा है, सेवा, इनका जो योगदान है, और वो भी यहां पर कौन से मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर। तो देखिए कृषि के अंदर है 26.72, उद्योग में है 28.21 और सेवाओं में कितना है 45.07। और यहां पर देखिए सेवा क्षेत्र, प्रचलित मूल्य और बात है सकल राज्य मूल्यवर्धन। आप कहेंगे सकल राज्य मूल्यवर्धन, प्रचलित मूल्य और सेवाएं कितना प्रतिशत है, 45.07। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। देखिए वापस बात है वही सकल राज्य मूल्यवर्धन की, और सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर हमने कहा क्षेत्रवार योगदान, कौन कौन से क्षेत्रों का, तो आप कहेंगे सर 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक के अंदर आ जाएगा आपकी कृषि, द्वितीय के अंदर आ जाएगा उद्योग और तृतीय के अंदर क्या आ जाएगी, सेवा। लेकिन इस बार इनका जो योगदान बताना है सकल राज्य मूल्यवर्धन में, वो बताना है स्थिर मूल्यों पर। कौन से मूल्यों पर है, स्थिर मूल्यों पर। और स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष आप सब जानते ही हैं, वो है आपके 2011 और 12। स्थिर मूल्यों पर कृषि का कितना, उद्योग का कितना और सेवाओं का कितना, तीनों विशेष है। तो देखिए कृषि याद रखिएगा 26.21%, कृषि का योगदान कितना है 26.21, याद रखिएगा। अच्छा, उद्योग का कितना है तो याद रखिएगा 29.84%, और सेवाओं का कितना है तो याद रखिएगा 43.95%। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो क्षेत्रवार योगदान है कृषि, उद्योग और सेवाओं का स्थिर मूल्यों पर, वो आपके सामने रहा। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र, तो आप कहेंगे 26.21%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने यहां पर ये दोनों विशेष प्रकार के क्वेश्चन देखे, कौन कौन से, देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों पर क्या है, और यहां पर आपको ध्यान देना स्थिर मूल्यों पर क्या है। ठीक है, दोनों साथ में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, या एक बार सारे साथ में बढ़ाऊं। देखो ये इस प्रकार से था, ये दोनों ही जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो पूछे गए थे सकल राज्य मूल्य वर्धन, GSVA, सकल राज्य मूल्यवर्धन। अच्छा, सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर क्षेत्रवार योगदान, कौन सा, क्षेत्रवार योगदान। ये जो क्षेत्रवार योगदान है कौन कौन से क्षेत्रों, तो आप कहेंगे वो एक नंबर तो है आपके प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि है, दूसरे क्षेत्र की आप बात करेंगे यानी द्वितीय क्षेत्र वो उद्योग है, तृतीय क्षेत्र की आप बात करेंगे तो वो आ जाती है आपके सेवाएं। अच्छा, सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर ये जो क्षेत्रवार योगदान है ये आप दोनों मूल्यों पर देखेंगे, कौन कौन से, सबसे पहले स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष है आपके 2011 और 12, और एक आप करंट में देखेंगे क्योंकि वो तो स्थिर मूल्य 2011 और 12 के आधार पर है, और एक अभी जो करंट में है वो तो प्रचलित मूल्य। ठीक है, ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के अंदर सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों के आधार पर, किस आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, तो आप कहेंगे योगदान है 26.21%, 26.21%। जबकि यही बात यदि हम कृषि की करें सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर, तो याद रखेगा वो हो जाएगा आपके 26.72%। याद रखने कि आपको ऐसा पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार योगदान में कृषि का स्थिर मूल्य पर कितना है और प्रचलित मूल्य पर कितना है, अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात देखिए उद्योग की। अच्छा, उद्योग के अंदर आप देखेंगे स्थिर मूल्यों पर तो 29.84%, जबकि प्रचलित कीमत पर आप देखेंगे तो है आपके सामने 28.21%। ये लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा। यही यदि हम सेवाओं की बात करें सबसे पहले स्थिर मूल्यों पर तो हो जाएगा आपके 43.95%, जबकि प्रचलित कीमतों पर यदि हम देखेंगे तो वह है आपके सामने 45.07%। लीजिए, तो स्थिर मूल्य पर प्रचलित मूल्य पर कितना है याद रखना है। और ऐसा भी पूछा जाए कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान के तहत सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो भी आपको दिख रहा है, स्थिर मूल्य पर पूछा जाए या प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, बस ये 3 प्रकार क्षेत्रवार जिसमें स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। आगामी 1 साल या 1.5 साल में जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर यह क्वेश्चन बड़ा खास है, याद रखिए। बात हो रही है किसकी, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता की।
और कितनी, तो आंकड़ा ही याद रखना है 24,783.64 मेगावाट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंकड़ा ही याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और इसमें कोई खास विशेष है नहीं। ठीक है, और ये जो आंकड़ा आया है याद रखिएगा ये है आपके मार्च 2024 तक। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि मार्च 2024 तक राजस्थान में अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, याद रखिएगा 24,783.64 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राज्य से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का राज्य निर्यात में कितना योगदान है। देखिए बात क्या हो रही है कि राज्य से जो निर्यात होता है ना, राज्य से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी हैं, 5 वस्तुएं, और वो जो 5 वस्तुएं हैं उनका योगदान कितना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। 5 वस्तुओं में जैसे देखिए इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, नंबर 1 ये है। ठीक है, उसके बाद में आपके रत्न आभूषण है, इंजीनियरिंग वस्तुएं हो गई। दूसरा आपके सामने रत्न आभूषण हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आपके धातु हो गया, चौथा आपके कपड़ा हो गया, पांचवा हस्तशिल्प हो गया। लीजिए, तीसरा धातु, चौथा कपड़ा और पांचवा है आपके हस्तशिल्प। तो ये राजस्थान से यानी कि राज्य से निर्यात होने वाली 5 जो शीर्ष वस्तुएं हैं वो आपके सामने ये है, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य से निर्यात होने वाली ये 5 जो शीर्ष वस्तुएं हैं इनका निर्यात में कितना योगदान है, 5 वस्तुओं का निर्यात में कितना योगदान है, ये क्वेश्चन है, निर्यात में कितना योगदान है। अब यहां जाकर ये क्वेश्चन बना है आपके सामने, तो याद रखिएगा इन 5 वस्तुओं का निर्यात में जो योगदान है वो है 65%। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार क्रम से अधिकतम व न्यूनतम अति शहरीकृत जिले कौन से हैं। यह आंकड़ा भी आया था कि राजस्थान में अति शहरीकृत में भी 2, एक तो अति अधिकतम और एक अति न्यूनतम, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। अधिकतम में याद रखिएगा कोटा 60.31% क्या है, शहरीकृत, सबसे ज्यादा याद रखिएगा। और न्यूनतम की हम बात करेंगे तो वह है आपके डूंगरपुर। अति न्यूनतम जो शहरीकृत है वह है आपके डूंगरपुर और मात्र 6.39%। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया आपके सामने कि राजस्थान में अति शहरीकृत यानी कि अधिकतम शहरीकृत कौन सा है, कोटा, और न्यूनतम कौन सा है, याद रखिएगा डूंगरपुर। लेकिन आप देखेंगे आर्थिक समीक्षा के अंदर 3 जिलों के नाम दे रखे थे। अधिकतम के अंदर यदि बात करूं तो कोटा था, फिर दूसरा था आपके जयपुर, याद रखिएगा, दूसरा भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और तीसरा था अजमेर। 3 अधिकतम शहरीकृत जिलों के नाम थे, कोटा, जयपुर और याद रखिएगा तीसरा अजमेर। 3 ही न्यूनतम में थे, कौन कौन से, डूंगरपुर, याद रखिएगा, इसका आंकड़ा भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा था आपके बाड़मेर, दूसरा बाड़मेर और तीसरा है आपके बांसवाड़ा। ये 3 न्यूनतम शहरीकृत वाले थे, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार क्रम से अधिकतम व न्यूनतम अति शहरीकृत जिले कौन से हैं, तो कोटा व डूंगरपुर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार मत्स्य उत्पादन जो है मैट्रिक टन कितना है, यानी कि ये जो इकोनॉमी सर्वे आया है इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर जो मत्स्य उत्पादन है इस मत्स्य उत्पादन का मैट्रिक टन कितना है, तो याद रखिएगा वो है आपके 349.43 मैट्रिक टन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये डायरेक्ट वन लाइनर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप, कोनफेड द्वारा जन औषधि केंद्र कहां संचालित है, कोनफेड द्वारा, किसके द्वारा, कोनफेड द्वारा जन औषधि केंद्र कहां संचालित है। देखिए कोनफेड, सबसे पहले तो ये कोनफेड क्या है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी जो संघ है इसे कहा जाता है कोनफेड, जिसकी स्थापना जो है वो हुई है आपके 1967 के अंदर। तो इस कोनफेड द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर जन औषधि केंद्र कहां संचालित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जन औषधि केंद्र। तो देखिए कोनफेड द्वारा जन औषधि जो केंद्र है ये आपके संचालित है जयपुर में। कहां पर संचालित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। ठीक है,
ये किसके द्वारा है? राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ यानी कॉनफेड द्वारा। जन औषधि केंद्र कहां संचालित है? याद रखिएगा जयपुर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जिलेवार भारांक आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः किस अनुपात में राशि वितरित की जाएगी? देखिए, बात चल रही है राजस्थान के अंदर कौन से वित्त आयोग की? छठा वित्त आयोग। और इस छठे वित्त आयोग से संबंधित पहला ही क्वेश्चन, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। याद रखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट और खास क्या क्वेश्चन है वो देखिए। पूछा जा रहा है कि ये जो छठा वित्त आयोग है इसकी अनुशंसा के आधार पर जिलेवार भारांक आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को, कौन सी है? पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः, यहां क्रमशः पूछ रहा है किस अनुपात में जो राशि है वो वितरित की गई है, क्रम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले फिर जिला परिषद, भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा? जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर है आपके ग्राम पंचायत। तो देख लीजिए, जिला परिषद है आपके 5, पंचायत समिति आपके 20 और ग्राम पंचायत आपके 75 अनुपात के अंदर राशि क्या की जाएगी? वितरित की जाएगी। याद रखिएगा। तो यह अनुपात पूछा जा रहा है कि राजस्थान के छठे वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको क्रम से किस अनुपात में राशि वितरित की जाएगी? तो 5:20:75। यानी कि आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां बी इज द करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला है रुडा प्रमुख रूप से किन उप क्षेत्र के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित नहीं करता है? रुडा जो है वो प्रमुख रूप से किन उप क्षेत्र के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित नहीं करता है? यहां पर नाम आ रखा है रुडा। रुडा का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान ग्रामीण घेर कृषि विकास एजेंसी, राजस्थान, या फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण। ये जो रुडा है ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो है 1995। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य नाम से पता लग रहा है, ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में घेर कृषि विकास, कृषि के अलावा नाम ही देखो घेर कृषि, कृषि के अलावा अन्य उद्योग स्थापित करना है। तो यहां पर पूछा यह जा रहा है कि रुडा प्रमुख रूप से किन उप क्षेत्र के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित नहीं करता है? तो देखिए लघु खनिज आप कहेंगे करता है, चमड़ा आप कहेंगे करता है। अब देखिए सी के ऑप्शन है कृषि, जबकि यहां पर स्पेस दे रखा है घेर कृषि, कृषि को तो छोड़ता है ये, तो कृषि नहीं है, बाकी ऊन व्यवस्था है। यानी कि देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पूछा है अपनी गतिविधियां संचालित नहीं करता है तो कृषि, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा यह है रुडा। एक ऐसी ही हमारे राजस्थान में एक और एजेंसी है, ऐसी कैसी एक और एजेंसी है जिसका नाम है रेडा। कौन सी है? रेडा। ये रेडा क्या है? अच्छा, इसकी स्थापना बताइए कब हुई? बाकी इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, वो है आपके राजस्थान, ई का मतलब एनर्जी यानी कि ऊर्जा, डी का मतलब है डेवलपमेंट यानी कि विकास, ए का मतलब है एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। ये है रेडा और ये है रुडा। इसकी स्थापना कब है? बिल्कुल शाबाश। देखिए रुडा की स्थापना है 1995 के अंदर, तो रेडा की स्थापना है 1985 में। याद रखिएगा 1985 के अंदर। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सभी के शानदार। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन जब पूछा जाए तो ये आप जरूर देखेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में उपभोग यानी कि उद्योग के उप क्षेत्र विनिर्माण का प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए। यहां पर जो चर्चा हो रही है वो है आपके सकल राज्य मूल्यवर्धन। देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर आप पढ़ते ही हैं कि 3 प्रकार के क्षेत्र पढ़ते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं, भाई क्षेत्रवार योगदान पढ़ते हैं ना, तो प्राथमिक क्षेत्र आप क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर कृषि। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र आप कौन सा पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे सर उद्योग। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सकल राज्य मूल्यवर्धन, वो इस उद्योग से पूछा जा रहा है। तो इस उद्योग में भी आप 2 बातें पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं
स्थिर मूल्य पर क्या कीमत है और एक प्रचलित। अच्छा, स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो 2011 और 12 है, और प्रचलित कीमत का मतलब वर्तमान करंट में कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका देख लीजिए आप कि ये जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है इसके अंदर उद्योग का जो योगदान है वो स्थिर कीमतों पर कितना है और प्रचलित कीमतों पर कितना है। तो स्थिर कीमत पर यदि आप देखेंगे तो वो है आपके 29.84%, जबकि प्रचलित कीमत की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके 28.21%। यानी कि बात हुई है यहां पर कौन सी, सकल राज्य मूल्यवर्धन की। और सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर आप देखेंगे स्थिर मूल्य पर क्या कीमत है और प्रचलित कीमत पर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो उद्योग है इसके उपक्षेत्र, इस उद्योग के बहुत सारे क्या है उपक्षेत्र, और वो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए उद्योग के क्या पूछे जा रहे हैं उपक्षेत्र, और उपक्षेत्र है जैसे विनिर्माण है, आपने पढ़े होंगे निर्माण है, और इसके अलावा खनन उत्खनन है, विद्युत गैस जलापूर्ति है, ये सब। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है उपक्षेत्र में विनिर्माण, इसका प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना है। यहां से क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये यहां से विनिर्माण से। और आप कहेंगे सर विनिर्माण जो है वो है आपके 42.27, लेकिन यदि यहां निर्माण पूछता तो याद रखिएगा वो हो जाता आपके 35.26%। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने यहां, ये पूछा गया आपको विनिर्माण, और वो भी किस पर, प्रचलित मूल्यों पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इतनी गहराई से पूछा गया है। सबसे पहले तो हमने देखा सकल राज्य मूल्यवर्धन, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग। सबसे पहले इस उद्योग की स्थिर मूल्य पर कीमत, फिर प्रचलित कीमत, फिर उद्योग के जो उपक्षेत्र है विनिर्माण, उसके अंदर हमने चर्चा की। ये क्वेश्चन आपको यहां से इतनी गहराई से पूछा गया, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।